साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। अखाड़ा के तहत आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रही सियासत की। दरअसल देश हो या प्रदेश, सब अब इलेक्शन मोड में है। जो कुछ भी राजनीतिक दलों के द्वारा और सरकारों के द्वारा इस समय देश प्रदेश में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके केंद्र में चुनाव है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है, तो वही देश के संदर्भ में मई जून 2024 में। तो अब जो कुछ भी होता है ना, उसमें ये सोचना पड़ता है कि इसके चुनावी मायने क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। 6 जून को वो किसान महासम्मेलन करेगी। कहां करेगी? मंदसौर में करेगी। 6 जून को करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी कि 6 जून 2018 मध्य प्रदेश के इतिहास में एक काले पन्ने के तौर पर दर्ज है। किसान आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन किसानों का जो प्रदर्शन था वो हिंसक हो गया। हिंसक हुए प्रदर्शन पर गोली चली, उसमें 5 आंदोलनरत किसानों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा, हालांकि बाद में जांच में यह पाया गया कि जो गोली चलाई गई थी वो आत्मरक्षा के लिए चलाई गई थी। लेकिन कुल मिला के मुद्दा तो है। अब उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश है या किसानों के प्रति अपने भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश पर मामला है। तो कुल मिलाकर बरसी पर कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजन होने जा रहा है। तो हम इस बरसी पर सियासत को ही आज समझने की कोशिश करेंगे। इस सियासत को समझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे वो खास रिपोर्ट जो इस मुद्दे पर हमारे साथी ने तैयार की। तो कुल मिलाकर के मिश्रा जो मीडिया प्रमुख हैं, उन्होंने बता दिया बरसी पर पहुंचेंगे कमलनाथ। तो बरसी तो हर साल आती थी, घटना 6 साल पुरानी है। पर इन 6 सालों में क्या हर बार कमलनाथ पहुंचते थे? क्या दिग्विजय सिंह पहुंचते थे? क्या बाकी कांग्रेस के नेता पहुंचते थे? इस सवाल को ध्यान में रखते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जिस मंदसौर में यह सियासत होने जा रही है, जिस मंदसौर में बरसी का आयोजन होने जा रहा है, जिस मंदसौर में किसानों को भावनाएं व्यक्त करने के लिए कांग्रेस पहुंच रही है, उस मंदसौर के विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया, पर है वो भाजपा से। वह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का तेज तर्रार चेहरा मृणाल पंत है, प्रदेश महामंत्री एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अपनी उग्रता और ओजस्विता के लिए जाने जाते हैं। वो हमारे साथ। और इन दोनों के बीच में प्रदेश की नब्ज को बखूबी समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मृणाल पंत जी से ही करते हैं। मृणाल जी से ही समझते हैं क्या है। मृणाल जी, 6 तारीख को किसानों के प्रति वाकई भावनाएं इतना उभार मार रही हैं इसलिए पहुंच रहे हैं, या तवे पर रोटी ठीक सिकेगी इसलिए पहुंच रहे हैं? सीधा सवाल, क्यों? एक बार फिर चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को लुभाने के लिए झूठे वायदे करना प्रारंभ किया है। और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के किसानों को यह याद दिलाएं कि 18 साल तक लगातार इस सरकार ने और उसके मुखिया ने उनको ठगा है। और इसके लिए सबसे बेहतर स्थान मंदसौर से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, जहां खुद को किसान पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने अपनी सरकार के द्वारा उन किसानों के सीने पर गोलियां चलाई। 6 किसान शहीद हुए थे और साथ में शहीद उनकी आशंकाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं, और जितना भी विश्वास इस सरकार पे किसानों का था, वो भी उन गोलियों के साथ, जो खून उनका जमीन पर गिरा था, उसके साथ मिट्टी में मिल गया। तो उससे बेहतर क्या जगह होगी जब हम याद दिलाएं कि एक बार फिर अभी इसी दौरान जब हमारी ये डिबेट चल रही है, उस समय बारिश से बेहाल किसान जिनकी प्याज की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है, जिसकी लागत 10 रुपए किलो आई है, मुश्किल से मंडी में उन्हें 2 रुपए का भी भाव नहीं मिल रहा। उससे ज्यादा बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है कि जिन किसानों को पुरानी कमलनाथ सरकार की किसान कर्ज माफी के 1 लाख रुपए की तीसरी किस्त के लोग, बचे हुए लोग, जो कुछ लाख लोग रह गए थे, उनको, जिनको पूरे 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, उनको कुछ 100 और कुछ हजार रुपए की ब्याज माफी करने के बाद उनको छलने का एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है। क्यों ना याद दिलाएं कि मध्य प्रदेश पूरे देश में वो सबसे बड़ा गढ़ बन गया है जहां पे नकली दवाई, नकली बीज और किसानों को मिलने वाला नकला यूरिया सबसे बड़ी संख्या में बेहतर है, बिकता जा रहा है, और इस तरह से किसानों को लगातार चला जा रहा है। हाँ, चुनाव का मौका है और एक राजनीतिक दल के तौर पर पूरी सच्चाई के साथ किसानों को ये सब याद दिलाने के लिए हमने मंदसौर का चयन किया है। तो मृणाल जी ने कह दिया चुनाव का मौका है इसलिए मंदसौर का चयन किया है। पर साथ में मृणाल जी आप लगातार पूछ रहे थे और इससे बेहतर जगह कौन हो सकती थी, इससे बेहतर स्थान कौन सा हो सकता था? मुल्ताई क्यों नहीं हो सकता था? मृणाल जी हमें समझना चाहते हैं। मुल्ताई भी था जहां किसानों का खून बहा था, मुल्ताई भी थी जहां पर आकांक्षाएं जो है उनका खून बहा था।
मंदसौर आया आपको पसंद, मुल्ताई क्यों नहीं आया? मुल्ताई तो उससे भी पुरानी घटना है। मुल्ताई के किसानों का दर्द भी उतना ही था जितना मंदसौर के संदर्भ में। आपको मंदसौर क्यों भाया मृणाल जी? देखिए, मुल्ताई की घटना बहुत दुखद थी, लेकिन मुल्ताई की घटना प्रदेश के किसानों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मुल्ताई की घटना किसानों की किसी ऐसी मांग पर आधारित नहीं थी जो पूरी प्रदेश व्यापी थी। वो घटना किसानों की मांग से न जाकर किस खाने के घेराव से ज्यादा संबंधित घटना थी। उस घटना को यह कहना कि वो किसानों का आंदोलन था, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो खाने के घेराव में और पुलिसकर्मियों पर हत्या के प्रयास में बदलती जा रही थी। दोनों परिस्थितियों में बहुत अलग है। इसके बावजूद मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि मुल्ताई की घटना भी बेतरह दुखद थी और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी उस कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह से इस सरकार ने मंदसौर के लोगों को, पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं दिया, किसानों को आज तक न्याय नहीं दिया, वैसा न्याय मुल्ताई पर भी मिलना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के मन में आज भी मंदसौर की घटना ताजा है, ज्यादा समय नहीं बीता है। और उस घटना में आंदोलनरत लोग कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। उनमें से कई सारे किसान ऐसे थे जिनके गले में भगवा कपड़े टंगे हुए थे, जो आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। भाजपा से जुड़े हुए किसानों को भी मंदसौर की जब घटना याद आती है तो ये याद आता है कि उनको छलने वाली कोई दूसरी सरकार नहीं थी, उनकी अपनी सरकार थी। उनकी अपनी सरकार थी। मृणाल जी ने सीधे तौर पर कह दिया भाई चुनावी दृष्टि से माकूल मुफीद मंदसौर की घटना है। यशपाल जी आप तो फंस गए। क्या किए थे आप ऐसा जिसके चलते कांग्रेस को लगता है 6 साल बाद भी अगर यहां इकट्ठा होंगे तो आपकी जड़ों को खोखला कर देंगे? क्यों नहीं आपने न्याय दिलाया? जिन्होंने गोलियां चलाई उनको क्लीन चिट दिला दिया आप। ठीक वैसे ही जैसे मृणाल जी यहां बता रहे थे मुल्ताई में आत्मरक्षा के लिए हुआ था जो कुछ भी हुआ था, मंदसौर के संदर्भ में भी तो यही बताया गया जो हुआ था आत्मरक्षा में हुआ था। जी यशपाल जी। हिमांशु जी कोई फंसे नहीं है। आपकी रिपोर्ट में आपने स्वयं ने आज वो सब बातें बता दी है जो मुझे कहना थी, वो आपने बता दी जी। इसको लेकर के कि आपने कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकने का इससे अच्छा कोई अवसर कांग्रेस ढूंढ नहीं पा रही है क्योंकि 2023 नवंबर में चुनाव सन्निकट है। देखिए हिमांशु जी, वो भी चुनाव का वर्ष था जी। और तब जब मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में गोलीकांड हुआ तो किन परिस्थितियों के कारण हुआ? कांग्रेस के किन किन लोगों ने आग में घी डालने का काम किया? फिर चाहे भिंड की पूर्व विधायक कांग्रेस की नेत्री हो, जला दो थाने को, मार दो लोगों को, फूक दो थानों को। और रतलाम जिले के डीपी धाकड़ जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थे, कांग्रेस के नेता है, अभी भी नेता है, पटरियां उखाड़ दो। कुल मिलाकर के पूरे घटनाक्रम में निर्दोष अगर किसानों की कोई जान गई हिमांशु जी, उसका असली अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस की पार्टी है। और आपने अपने रिपोर्ट में कह दिया जो मैं कहने वाला था। 6 जून तो लगातार 6 वर्षों से आ रही है, ये 6वीं बरसी है कमलनाथ जी के टेन्योर में। जब 15 महीने की सरकार थी और कमलनाथ जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल 15 महीने में एक तो 6 जून आई होगी ना हिमांशु जी? 30 फरवरी आ गई थी या 31 फरवरी आती है? कभी 31 फरवरी 30 फरवरी नहीं आती, 6 जून तो हमेशा आती है। हम तो कमलनाथ जी से पूछना चाहेंगे कि आप उस समय जब मुख्यमंत्री थे आप आंसू पोंछने क्यों न गए? अरे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तो एक एक किसान जो दिवंगत हुए थे, काल कलवित हुए थे, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी, 1-1 करोड़ रुपए दिए नियमों से हट करके। मुल्ताई में जरा कितने पैसे दिए? 24 किसान की गोली से भून दिए गए थे। और फिर ये वही पिपलिया मंडी है हिमांशु जी, जहां पर राहुल गांधी जी ने चुटकी बजा करके 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने की घोषणा करेगी और उसका ब्याज हम चुका रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा हिमांशु जी, कांग्रेस की सरकार में 18 फरवरी 2019 को कांग्रेस के विधायक सेलाना के श्री हर्ष विजय गहलोत ने प्रश्न किया था। जवाब था बाला बच्चन जी का, गृह मंत्री जी का, जिन्होंने स्पष्ट लिखा, मेरे पास है हिमांशु जी, उन्होंने लिखा है 6/6/2017 को महू नीमच हाईवे रोड बड़ी चौपाटी पर कार्यपालक दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में पुलिस द्वारा मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आत्मरक्षा शासकीय एवं प्राइवेट संपत्तियों की रक्षा के लिए फायरिंग की गई थी। दिनांक 6/6/2017 को थाना पिपलिया मंडी में हिंसक भीड़ को नियंत्रित के लिए आत्मरक्षा तथा शासकीय एवं प्राइवेट संपत्ति की रक्षा के लिए एसडीएम मल्हारगढ़ श्री श्रवण भंडारी द्वारा विधिक प्रक्रिया का गोली चालन का आदेश दिया गया था।
अब ये कांग्रेस की सरकार के समय का जवाब है। और आज कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मंत्री पिपलिया मंडी में चुनाव जो सन्निकट है 2023 का, उसको लेकर के राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए यशपाल जी, आपने बता दिया कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, मृणाल पंत जी ने भी बता दिया चुनाव का मौका है, किसानों को एहसास तो कराना है कैसी ये भाजपा है, कैसी ये शिवराज सिंह की सरकार है, रोकेंगे कैसे? बौखला रहे हैं आप, नाराज हो रहे हैं, कागज दिखा रहे हैं, वो तो ठीक है, पर मृणाल जी ने तो बता दिया, किसानों को बताएंगे तो सही कि आंदोलन किसकी नीतियों के खिलाफ था, शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ। नतीजे में क्या मिली थी? गोलियां। क्या कहते हैं आप, कैसे रोकेंगे? नतीजे में गोलियां हिमांशु जी कांग्रेस के कारण मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर इतना विरोध होता तो मंदसौर जिले की और नीमच जिले की चाहे घटना घटी है, हम बुरी तरह से पराजित होते। किसान समझ गए थे, किसान जानते थे कि कांग्रेस ने पूरा आंदोलन खड़ा किया। ये अलग बात है कि 2-4 सीटों से हम लूज हो गए, लेकिन कांग्रेस अपने मंसूबे पे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अब 8 में से 7 सीटों पर विजय होते। कांग्रेस फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अग्रसर हो रही है और मंदसौर जिले की, नीमच जिले की जनता जानती है कि किस प्रकार से भड़काया गया था। तो यशपाल जी ने आंकड़ों के साथ बता दिया, कोशिश जैसी भी हो, पर जब ये आंदोलन हुआ था, जब ये गोली चली थी, उसके बाद जब चुनाव हुआ था तो 8 में से 7 सीटें भाजपा ने जीती थी। तो दिनेश जी फिर लौट के आपके पास आता हूं, जहां पर घटना के तुरंत बाद होने वाले चुनाव में सफलता नहीं मिली, कांग्रेस को वहां से अपनी रणनीति बनाना मुफीद लग रहा है, क्यों? जी दिनेश जी, आवाज मिल रही है? जी हाँ, आवाज मिल रही है मुझे। बिल्कुल। देखिए, ये इसलिए मुफीद है कि जिस घटना के लिए कांग्रेस जिस चेहरे को जिम्मेदार मानती है वो अभी भी मुख्यमंत्री है, और किसान पुत्र भी उनको कहा जाता है, और किसानों का मुद्दा है। 2 लाख की कर्ज माफी भी किसानों से जुड़ी हुई है। इन सारी चीजों को यदि कांग्रेस रिकॉल करती है और फिर इलेक्शन में जाती है, देखिए कर्ज मुक्ति का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसका तोड़ अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नहीं है। उसी मंदसौर से फिर वो कर्ज मुक्ति की जो है कांग्रेस अपना बात रखेगी, और शिवराज जी को यदि निशाने पर लेना है उनको, और खासकर किसानों के मुद्दे पे, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तो किसानों के लिए मंदसौर सबसे मुफीद रहेगा, ये दिनेश जी कह रहे हैं। मैं दिनेश जी से वापस जुड़ूंगा, लेकिन अभी मृणाल जी के पास आता हूं। मृणाल जी, किसानों को लेकर आप बात करना चाहते हैं, पर कर्ज माफी को लेकर तो आप कटघरे में रहते हैं। एक तरफ कमलनाथ जी के द्वारा बताया जाना है चरणों में हुई कर्ज माफी, 2 चरण हो गए थे, तीसरा चरण होना था, मेरी सरकार गिरा दी। पर इसके साथ लोग राहुल गांधी का वो बयान जो मध्य प्रदेश में ही था ना, उसको चला देते हैं, जिसमें राहुल गांधी बताते हैं 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हट जाएगा। फिर आप किसानों की ओर जा रहे हैं, कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो छोड़िए, गर्दन पे तो कुल्हाड़ी मारने नहीं जा रहे। हिमांशु जी, राहुल जी का निहितार्थ ये था कि कांग्रेस सरकार बनने के भीतर ही 10 दिन के अंदर कर्ज माफी संबंधी निर्णय ले लिया जाएगा और प्रक्रिया को गतिशील कर दिया जाएगा। और कमलनाथ जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम जो किया वो अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जिस आदेश पे हस्ताक्षर किए वो मध्य प्रदेश के किसानों की 2 लाख की कर्ज माफी का आदेश था। और जब मध्य प्रदेश के सारे प्रशासनिक अमले ने उनको बताया कि इस पर तो बड़ा वित्तीय भार आएगा, ये मध्य प्रदेश के बजट इसको झेल नहीं पाएगा, ये हो नहीं पाएगा, तब मैं आपको दावे से कह रहा हूं और आपके माध्यम से प्रदेश की और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में केवल एक कमलनाथ ही वो राजनीतिज्ञ थे जिनकी सक्षमता के कारण, जिनकी प्रशासनिक सूझबूझ के कारण और जिनके राजनीतिक और वित्तीय अनुभव के कारण ये संभव हो पाया। उन्होंने सारे देश के बैंक के अधिकारियों को बुला के ये बोला कि जिस तरह से अन्य कर्जों के मामले में बैंक निपटान की प्रक्रिया करती है उसको साथ में लेते हुए किसानों की कर्ज माफी का निर्णय हो। और इस मैं मृणाल जी बहुत विनम्रता के साथ आपको बीच में रोकता हूं और बड़ा समझना चाहता हूं आप जैसे कुशाग्र व्यक्ति से। वो क्या है, एक तरफ कमलनाथ बेहद अनुभवी, तकरीबन 4 दशक के सांसद और 3 दशक का मंत्री का अनुभव रखने वाले, दूसरी तरफ भूपेश बघेल कुल जमा 20-25 साल के विधायक, 1-2 बार के मंत्री। कर्ज माफी का वादा छत्तीसगढ़ में भी था, कर्ज माफी का वादा मध्य प्रदेश में भी था।
छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी का फैसला लिया गया, 2 लाख तक की लिमिट भी नहीं थी, 10 लाख का कर्ज है तो भी माफ, 20 लाख का है तो भी माफ, 20,000 का है तो भी माफ, 10 दिन में लिया गया, क्रियान्वयन भी हो गया। आज भाजपा का एक नेता यहां बोलने की स्थिति नहीं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। एक तरफ इतना अनुभवी राजनेता, उसकी कर्ज माफी आज भी सवालों के घेरे में। आप बता रहे हैं हमें कि वो तो उनका अनुभव था, उनकी वित्तीय समझ थी, इसलिए ऐसा हो गया। तो आपसे समझना ही चाहता हूं, ऐसा वायदा क्यों किया जो आपके बूते का नहीं था? ऐसा वायदा क्यों किया आपने घोषणा पत्र में जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं था? थोड़ा समझाएंगे नहीं कि कमलनाथ का जरूरत से ज्यादा अनुभव ही तो कांग्रेस को परेशानी का सबब नहीं बन गया? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हमारे बूते का नहीं था या कमलनाथ जी के बूते का नहीं था। कठिन था लेकिन बूते का था, और यही काम कमलनाथ जी ने करके दिखाया। और इस वित्तीय परिस्थिति में जो उन्होंने मध्य प्रदेश में करके दिखाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 3 महीने का समय अगर उनको और मिलता तो पूरे के पूरे 28 लाख किसानों को 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ होता। हिमांशु जी, यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि एक तरफ कमलनाथ जी की सरकार थी जिसने पूरे समय यूरिया किसानों को समय रहते उपलब्ध कराया था, और दूसरी जगह वो सरकार है जिसने कपड़े उतार के नंगा करके रीवा में किसानों को पीटा था। और मैं यशपाल जी को भी याद दिला दूं कि वो कांग्रेस के लोग नहीं थे जो वो कह रहे हैं कि उकसा उकसा के कांग्रेस ने वातावरण तैयार किया। वो कांग्रेस के लोग नहीं थे जो शिवराज सिंह जी की सरकार में ट्रैक्टर लेकर भोपाल आए थे और राजधानी को जिन्होंने 24 घंटे के लिए बंधक बना लिया था। वो किसानों के लोग नहीं थे जिनका संगठन हरदा से चला करता था और जिसके नेता भारतीय जनता पार्टी के किसान संघ के प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने किसानों के पक्ष में मुखर आवाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उठाई। ये वास्तविक आवाज थी किसानों की। और अगर आपने 5 परिवारों को 6 परिवारों को 1 करोड़ रुपए दे दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ गया कि आपने प्रदेश के किसानों की उन उम्मीदों पर और उनकी मांगों पर कोई मरहम लगा दिया। उनका दर्द आज भी वैसा ही है जैसा उस समय था। उसको राहत मिली थी तो केवल कमलनाथ जी की छोटी सी सरकार के तहत, और इसीलिए वापस इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। क्योंकि अगर जनता को किसी से अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, अगर किसानों को किसी से अपेक्षाएं हैं यशपाल जी, तो पूरे सम्मान के साथ वो केवल एक ही नाम है और वो कमलनाथ जी। कमलनाथ जी से उम्मीद है। मृणाल पंत जी इतने मुग्ध हैं, मुझे आना है यशपाल जी के पास, लेकिन मेरी बातचीत थोड़ी अधूरी रह गई थी दिनेश जी। दिनेश जी, अगर मंदसौर इतना ही महत्वपूर्ण था तो यशपाल सिंह सिसोदिया जी को यहां दावा करने का मौका क्यों मिला कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, 7 हम जीते? अगर किसानों का मुद्दा इतना ही महत्वपूर्ण था तो उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ, 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक अंतर के साथ जीते हासिल की। क्या आपको वाकई लगता है मंदसौर का दाव चुनावी गणित के हिसाब से काफी मुफीद है, या कांग्रेस कुछ ज्यादा उम्मीद के साथ मंदसौर को देख रही है? जी दिनेश जी। जी दिनेश जी। देखिए, जो लोकसभा चुनाव था उसकी परिस्थितियां सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां क्या थी। और जो ये तो निश्चित तौर पर है जो निर्णय करना चाहिए कांग्रेस सरकार को। आज देखिए, आज भी आर्थिक संकट कोई ऐसा नहीं है कि कर्ज लेना शिवराज सरकार ने बंद कर दिया हो, लेकिन एक इच्छा शक्ति होती है कि हमें किस पॉलिटिकल रोड उस पर जाना है, रोड मैप पर। तो कमलनाथ जी का पॉलिटिकल रोड मैप शायद ये नहीं था कि किसानों का कर्जा एक साथ माफ किया जाए। उनका किस्तों वाला शायद ये रहा होगा कि पहले हम छोटे किसानों का करेंगे, उसके बाद बड़ों का करेंगे। देखिए, वो एक कॉर्पोरेट कल्चर से आए हुए, जो अभी आप बीच में मृणाल जी से एक जिक्र कर रहे थे भूपेश बघेल जी का, दोनों के प्रोफाइल में बहुत फर्क है। अब भूपेश बघेल जी हम देखते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ है, और कमलनाथ जी का जो प्रोफाइल है वो एक अलग तरह का प्रोफाइल है, वो कॉर्पोरेट कल्चर का प्रोफाइल है। इसलिए देखिए ना कि जब आईफा जैसे अवार्ड की बात होती है, किसानों की बात उस वक्त कहीं ना कहीं दब जाती है। तो ये अप्रोच का फर्क है, पॉलिटिकल अप्रोच का फर्क है, जिसे ठीक ढंग से उस वक्त की कांग्रेस सरकार स्टैंड ले नहीं पाई। तो दिनेश जी मान रहे हैं ठीक तरीके से स्टैंड लिया नहीं, पर एक बार फिर कांग्रेस किसानों के मुद्दे को मुखर करने की कोशिश में है। यशपाल जी, जितना लाइटली आप ले रहे हैं और आप ये कह के विषय को उड़ा दे रहे हैं कि भाई 8 में से 7 तो हम जीते थे, पर 167 सीटों पर हुआ करते थे आप 2013 के चुनाव में, 2-4 सीटें थे हम रह गए, मामला इतने का थोड़ी है। 167 से आप 107 पे हो गए, आपकी 60 सीटें उड़ गई। उसमें एक बड़ा कारण
प्रदेश के किसानों की आपकी सरकार के प्रति नाराजगी, कांग्रेस के प्रति आकर्षण, कांग्रेस के घोषणा के प्रति आग्रह, ये आकलन में है, फिर भी आप इसे हवा में उड़ा दे रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? हिमांशु जी, मैं कोई बात हवा में नहीं उड़ा रहा हूं जी। अगर आप देखेंगे तो किसान पिछले 2 सालों से कालातीत हुआ है। अगर वो डिफॉल्टर हुआ है तो कांग्रेस की गलत नीति के कारण से हुआ है। और यदि जब किसान तुलना करेंगे तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 6,000 रुपए की सालाना किसान सम्मान निधि भी याद आएगी, और उनको मुख्यमंत्री शिवराज जी की 4,000 रुपए की सालाना की सम्मान निधि भी याद आएगी, और 0% पर बगैर ब्याज पर उनको कर्ज देने का आरोप इतिहास बनाया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज ने। और आगे अपन चलें तो अभी हालिया हमने 11,19,000 किसानों का वो कर्ज के ऊपर ऋण माफ किया है, जो ब्याज माफ किया है, जो कमलनाथ जी की सरकार के समय में। हिमांशु जी, ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमने प्रथम फेज में 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर दिए थे। मैं आपको पूरी सूची दिखा सकता हूँ। 15,000 का कर्जा माफ नहीं हुआ है, 20,000 का कर्जा माफ नहीं हुआ है, 25,000 का कर्जा माफ नहीं किया। क्या आप 2 लाख की बात कर? पर यशपाल जी, मेरा एक छोटा सा मासूम सा सवाल है, ये 15-18 साल से आपकी सरकार है ना, और आप बता रहे हो कि हम तो 0% पर ऋण देते हैं, तो जब ब्याज लगता ही नहीं है तो ये किसानों पर ब्याज कहां से आ गया, और उस ब्याज को चुकाने का आपका ऐलान कहां से आ गया? आप तो ब्याज लेते नहीं है, बार बार बताते हैं मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है 0% पर ऋण है। हमें तो लगता है मतलब आपने पैसा लिया, कोई ब्याज देना नहीं है, मूल वापस कर दो। अचानक आप ऐलान कर रहे हैं और बता रहे हैं बड़े गर्व के साथ कॉलर खड़ी करते हुए, हमने ब्याज माफ करने का ऐलान कर दिया। समझे क्या यशपाल जी? अच्छा हिमांशु जी, एक बात बताइए आप, ये जो अभी हमने 11 लाख किसानों का जो डिफॉल्टर हो गए थे, हमने क्यों ब्याज माफ किया? क्योंकि वो समय पे भर नहीं पाए कमलनाथ जी के धोखे के कारण से, उनकी गलत नीतियों के कारण से वो डिफॉल्टर हो गए। और जब डिफॉल्टर हिमांशु जी हो जाता है ना किसान, उसको 12% का ब्याज चढ़ जाता है। लेकिन समय सीमा में अगर आप राशि लौटा देंगे तो आपको एक नए नियम, लेकिन कमलनाथ जी ने धोखे में रखा, और हमारी सरकार में कभी किसान डिफॉल्टर नहीं हुआ है हिमांशु जी। वो समय पर पैसा लेता है और समय पर पैसा चुका देता था। तो 0% में 3 लाख रुपए तक की लिमिट में वो बगैर ब्याज का कर्जा ले लेता था, और कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए तक का ब्याज माफ करने की घोषणा कर दी थी, और उसके कारण से सरमासे कर्जा उनके हो गया, और न केवल कर्जा हो गया बल्कि वो मोहताज हो गए मुआवजे से, वो मोहताज हो गए बीमे से, वो मोहताज हो गए खाद बीज लेने से। कितना बड़ा कुचक्र इन किसानों के ऊपर सरमासे हुआ है, इसका जवाब भी जनता इस चुनाव में लेगी। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए वापस मृणाल जी आपके पास आता हूं। यशपाल जी मुग्ध हैं, आप ऐसे ही करिए, इसी से हमें फायदा होगा। दिनेश जी बता रहे हैं कमलनाथ जी क्या कॉर्पोरेट के आदमी है ना, इसलिए इस तरीके से किए। भूपेश बघेल जो है ना वो किसान थे, उन्होंने उस अनुसार किया। ये किसानों की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के लिहाज से कर रहे हैं, भारी तो नहीं पड़ जाएगी मृणाल जी? या कोई किसान नेता अब कमलनाथ जी को गाइड करेगा, भाई किसानों की बात किसानों के हिसाब से करो, ये कॉर्पोरेट के हिसाब से उद्योगपतियों के संदर्भ में बात करो? क्या कहते हैं मृणाल जी, कुछ बदलाव आएगा? अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री जी के 18 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की जी। रोज अखबारों में खबर छपा करती थी कि आज इस गांव में तो कल उस गांव में फांसी के फंदे पे लोग जल गए, कहीं किसी ने आग लगा दी। वो कमलनाथ जी की कॉर्पोरेट सोच समझ थी कि उन्होंने कृषि में भी इस तरह से आर्थिक अंकेक्षण किया और बदलाव किए कि जिस खेती को लाभ के धंधे की जगह किसानों के गले का फांसी का फंदा शिवराज सिंह जी की सरकार ने बना दिया था, उसे किसानों के हित में और परिवारों के हित में लाने का काम कमलनाथ जी ने किया है, और यही विश्वास वापस कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे हैं तो 2018 की तरह 2023 के विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक दलों के केंद्र में किसान रहने वाला है। पर केंद्र में रहकर किसान के जीवन में बदलाव आएगा या केवल सत्ता में बदलाव तक ही किसान मोहरा बनकर रह जाएगा? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा, क्योंकि 75 साल से हर पार्टी, हर सरकार किसानों की बेहतरी का दावा करती है, और अब चुनाव होता है तो किसानों की बदहाली का रोना रोती है। देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या कुछ घटित होगा। पर आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सर प्रणाम।